नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे एसआरए को। तो आज हमारा न्यू जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है और आज हम 7 तक की जो सेक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और एसआरए जो 1963 का है उसे हम आज देखेंगे। तो पहला जो सेक्शन है वो बताया गया है प्रारंभिक चैप्टर में कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। पहली बात तो इसमें यह बता दी है कि ये जो अधिनियम है वो क्या कहा जा सकेगा, 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कहा जा सकेगा। पहली बात यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। इसका जो सेकंड है, सेकंड क्लॉज क्या बात करता है, इसमें बताया गया है कि इसके विस्तार कहाँ तक होगा। तो इसमें पहले था कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु अब यह संपूर्ण भारत पर है, मतलब जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार है एसआरए का। 370 अनुच्छेद हटने के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे जो एक्ट हैं वो हमारे कहाँ पर लागू हो गए हैं, जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए हैं। तो ये जो सब क्लॉज 2 है वो ये बताता है कि इस अधिनियम का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है और जम्मू कश्मीर के सहित। तीसरा पॉइंट इसमें यह बताता है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो भी डेट बताएगी उस तारीख को यह क्या होगा, उस तारीख को यह प्रवृत्त होगा। ठीक है, अब इसमें हम ये देखें कि 13 दिसंबर 1963 को, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 13 दिसंबर 1963 को एसआरए को जो है सहमति मिली थी। कतिपय प्रकारों के विनिर्दिष्ट अनुच्छेद से संबंधित सभी विधि को परिभाषित एवं संशोधित करने हेतु एक अधिनियम है। ये भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम है। ठीक है, यह एक प्रक्रियात्मक विधि है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, इस सिद्धांत पर ये आधारित है। और इसमें एक और बात कि इसमें 2018 में संशोधन हुआ है, तो अगस्त 2018 से वो संशोधन लागू हुए हैं। एसआरए में जो जो संकलित किया गया है, मतलब एसआरए में जो जो चीज़ों को बताया गया है उनके लिए तो एसआरए कंप्लीट है, परंतु जिन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है तो और जो सिविल प्रकार के अधिकार हैं उनके बारे में ये एसआरए बात नहीं करती है। ठीक है, अब हमारा जो सेक्शन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 2 देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। परिभाषाएं खंड बताएंगे, ये परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब इसमें जब तक कि संदर्भ से अन्यथा ना बताया जाए तो ये जो परिभाषाएं हैं इनका क्या मतलब निकाला जाएगा। तो इसमें जो ये पॉइंट है वो ये बताता है, बाध्यता को परिभाषित करता है। बाध्यता क्या होती है, ठीक है, तो बाध्यता को परिभाषित किया गया है फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन ऐसा है, ऑब्लिगेशन के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कर्तव्य लिखा हुआ है, कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक क्या आता है, कर्तव्य आता है। मतलब विधि ने कोई कर्तव्य बताया हो किसी काम को करने के लिए, तो आपको उस काम को करना ही होगा, और ये क्या है, ये बाध्यता है। परंतु कैसे काम को करने के लिए बाध्यता है, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब विधि ने किसी कार्य को करने के लिए किसी को नियुक्त किया है, तो जिसे नियुक्त किया है उस व्यक्ति के ऊपर बाध्यता होती है, और यह जो बाध्यता होती है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है। ठीक है, अब जो बी पॉइंट है वो ये बताता है व्यवस्थापन क्या है। तो व्यवस्थापन से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 39 द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा कोडपत्र से भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्ययनित किया जाता है या उसका व्ययनित किया जाना कार्य होता है। इसमें ये है कि इसमें यह बताया गया है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक बाध्यता जो हमने है, कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, प्रत्येक कर्तव्य बाध्यता के अंतर्गत आता है। ये हमने देख लिया कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य बाध्यता होती है। ठीक है, अब हमने आगे देख रहे हैं व्यवस्थापन क्या है। तो भारतीय उत्तराधिकार जो अधिनियम है, ठीक है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जिसके अंतर्गत ये भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसी लिखित है, इनसे भिन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मतलब इनसे भिन्न कोई ऐसी लिखित है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्ययनित किया जाता है। गंतव्य को अथवा न्यागमन को क्या किया जाता है, व्ययनित किया जाता है, या उसका व्ययनित किया जाना कारित किया जाता है।
ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापन कहलाता है। तो इसमें हमने क्या चीज़ें देखी कि कोई ऐसी लिखित है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति की क्रमवर्ती, ठीक है, क्रमवर्ती हितों का गंतव्य अथवा न्यागमन को, कोई ऐसी लिखित जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्यनित किया जाता है। गंतव्य को या न्यागमन को व्यनित किया जाता है या उसका व्यनित किया जाना, कारित किया जाता है, तो वह व्यवस्थापन कहलाता है। फिर से देखते हैं व्यवस्थापन क्या है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत ये भी आते हैं, इनसे भिन्न ऐसी कोई लिखित है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को, क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्यनित किया जाता है या उसका व्यनित किया जाना कारित होता है, तो वह व्यवस्थापन कहलाता है। ये जो परिभाषाएं खंड होती हैं, इनको हम जैसे वर्डों में जितना याद कर पाएँ उतना हमारे लिए आवश्यक है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो यही वर्डों में बनता है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमें जो बताए गए हैं हम उन वर्डों को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जो सी पॉइंट है वो किसको परिभाषित करते हैं? न्यास को परिभाषित करता है। न्यास क्या है? तो न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में है। इसमें ये परिभाषित किया गया है कि जो न्यास है, न्यास क्या होगा? तो न्यास का वही अर्थ होगा जो भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 3 में जिसे परिभाषित किया गया है वह न्यास के अंतर्गत आता है। और उस अधिनियम में अध्ययन 9 के अर्थ के भीतर आने वाली न्यास प्रकृति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर दो चीज़ों को परिभाषित किया गया है कि न्यास क्या है। तो न्यास का मतलब वही होगा जो न्यास अधिनियम में धारा 3 में बताया गया है और अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाली न्यास की प्रकृति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। मतलब जो न्यास प्रकृति की बाध्यता है वो भी इसके अंतर्गत आती है। अब जो न्यासी है उसे डी में परिभाषित 2D में परिभाषित किया गया है। न्यासी क्या है? तो न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासता धारण किए हुए है। ठीक है, न्यासी के अंतर्गत कौन व्यक्ति है? जो ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासता धारण किए हुए है। कैसे धारण किए हुए है? तो हमें याद रखना है कि कोई व्यक्ति जो संपत्ति को न्यासता धारण किए हुए है वह क्या है? न्यासी है। ठीक है। अगला हमारा जो परिभाषा है वो ये बताता है इसको कि ऐसी अन्य सब शब्दों और पदों की जो तस्मिन प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में परिभाषित वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उन्हें क्रमशः सम्निर्दिष्ट है। मतलब इसमें ये बताया है कि इस अधिनियम में यदि कोई ऐसा शब्द बताया गया है जो इस एक्ट में परिभाषित नहीं है, मतलब एसआरए में कोई ऐसे शब्द को बताया गया है जो एसआरए में परिभाषित नहीं है, तो हम कहाँ से उसका मतलब लेंगे? तो हम उसका मतलब लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा होगा हम उस शब्द का वही मतलब निकालेंगे जो यहाँ पर नहीं बताया गया। मतलब कोई ऐसा वर्ड है जिसे यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है तो उसका हम जो डेफिनेशन है वो कहाँ से लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट से लेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई डेफिनेशन बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर आगे हम पढ़ते हैं व्यावृत्ति। व्यावृत्ति में ये बताया गया है कि व्यावृत्ति, अब व्यावृत्ति में ऐसा है, इसमें ये बताता है कि यदि एसआरए के तहत आपको कोई रिलीफ मिल रहा है तो आप एसआरए के तहत भी ऐसा रिलीफ ले सकते हैं और अन्य एक्ट में भी यदि आपके किसी अधिकार का वायलेशन होने पर कोई रिलीफ मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब एसआरए में यदि आप रिलीफ ले लेते हैं तो ये बाध्य नहीं करती कि आप अन्य जगह से रिलीफ नहीं ले सकते। यदि आपको दो जगह से एसआरए के साथ साथ किसी अन्य जगह से भी आपको क्या मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है, तो आप वहाँ से भी जो रिलीफ है वह ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अन्य किसी जगह से आपको यदि यही 3 का ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये जो वाला ये यही बताता है कि किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा से अधीन रखता हो वंचित करती है अथवा, मतलब इसका मतलब यह नहीं समझा जाएगा, क्या नहीं समझा जाएगा? कि वह किसी अन्य अधिनियम से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा भी यदि वह किसी अन्य एक्ट से वो क्या करता है? रिलीफ ले सकता है, तो वो ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात बताता है कि दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रवर्तन को प्रभावित करती है। मतलब दस्तावेज पर कौन सा प्रभावित है? तो दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908
के प्रवर्तन को प्रभावित करती है ये भी नहीं समझा जाएगा। मतलब ये है पहला पॉइंट, ये है कि यदि एसआरए के तहत किसी व्यक्ति को कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो यहाँ से भी ले सकती है और कहाँ से भी ले सकती है, अन्य एक्ट के तहत भी ऐसा रिलीफ ले सकता है। बी पॉइंट बताता है कि दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, यदि कोई दस्तावेज है उस पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रवर्तन का प्रभाव डालती है। मतलब जो दस्तावेज है उनके ऊपर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का प्रभाव नहीं होता है। इसमें यही बात बताई गई है कि दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो सेक्शन 3 है वो भी कंप्लीट हो गई है, व्यावृत्ति। अब हम जो सेक्शन 4 है उस पर आते हैं। सेक्शन 4 बताता है विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं। इसकी जो है, इसकी तो हेडिंग ही हमारे काम की है कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है वह कौन से प्रकार के जो राइट है वो देती है। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम केवल सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए है। विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना है। मतलब जो सिविल अधिकार हैं उन्हीं को यहाँ पर दिलवाया जा सकता है, दंड विधि के अधिकार, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए, दंड विधियों को प्रवर्तित कराने के लिए नहीं। मतलब एसआरए के तहत स्पेसिफिक रिलीफ व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए दिया जाना है। यदि कोई स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, और दंडिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिए नहीं दिया जाता है। ये बात हमें याद रखना है कि कौन सी को। फिर से देखते हैं कि सेक्शन 4 बताता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जाता है। जो विनिर्दिष्ट अनुतोष सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही, प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जाता है। मतलब व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को ही स्पेसिफिक रिलीफ के तहत रिलीफ दिलाया जा सकता है। दंड विधि के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। मतलब दंड विधि के ऊपर प्रवर्तन के प्रयोजन के मात्र के लिए नहीं। ठीक है, सिविल अधिकारों को प्रवर्तित, देखो फिर से देखते हैं ये क्या बताता है कि विनिर्दिष्ट जो अनुतोष है, विनिर्दिष्ट अनुतोष जो व्यक्तिगत सिविल अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराया जा सकता है, परंतु दंड विधि के प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। सिविल को कराया जा सकता है, वो भी व्यक्तिगत, और दंड विधि को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। अब जो हमारा पार्ट 2 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अध्याय 1, संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरण के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिकवरी, संपत्ति के कब्जे की रिकवरी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह हर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युत्तरण कर सकेगा। इसमें यह बताया गया है कि यदि, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि यदि कोई व्यक्ति है जो स्वामी है किसी संपत्ति का, ठीक है, और उसे उस संपत्ति पर अपना हक चाहिए है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? तो सीपीसी 1908 के तहत उसे उस संपत्ति पर हक दिलाया जाएगा। मतलब उसे उस संपत्ति का कब्जा दिलाया जाएगा। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का क्या है? तो स्थावर संपत्ति की रिकवरी यहाँ पर की जाती है। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो स्वत्व होना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति वाद लाता है कि मुझे इस संपत्ति का हक चाहिए, ठीक है, कोई व्यक्ति है, आप हैं, आप कहते हैं कि मुझे ये वाली जो संपत्ति है वो मेरी है, ठीक है, तो आप ये जो कहते हैं तो इसके लिए आप ऐसे क्यों कहते हैं? आपका उस संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, आपकी संपत्ति होना चाहिए, आप मालिक होने चाहिए उस संपत्ति के, तभी कहेंगे। तो सेक्शन 5 जो है वो यही बात करती है कि जो भी व्यक्ति ऐसा कहेगा तो वो स्वत्व रखे और विधिक अधिकार है। तो मतलब यदि कोई संपत्ति का कोई स्वामी है और विधिक अधिकार रखता है तो वह 5 के तहत वाद ला सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है जो स्वत्व रखता है किसी संपत्ति पर, मतलब स्वामी है, कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है और विधिक अधिकार रखता है उसे अर्जन करने का, तो वो सेक्शन 5 के तहत क्या कर सकता है? वाद ला सकता है। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण मतलब रिकवरी। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की रिकवरी, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी स्पेशल स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, मतलब वह उसका कब्जा ले सकता है, हकदार है ऐसा कोई व्यक्ति। तो जो कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट कोई स्थावर संपत्ति का क्या है? हकदार है, कब्जे का हकदार है, वह हर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युत्तरण कर सकता है।
कब्जे का हकदार है कोई व्यक्ति सिविल प्रक्रिया, मतलब जो कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो उस संपत्ति पर हक रखता है कोई स्वामी के नाते, जिसके पर कागजात हैं, जिसका वो कहता है कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, तो वो यहाँ पर कब्जा रखने का अधिकार है, तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो 5 है द्वारा उपबंधित रीति से उसे रिकवर कर सकता है। यहाँ पर दो बात बताई गई है कि स्थावर संपत्ति का कब्जा कौन ले सकता है। तो सेक्शन 5 के तहत स्थावर संपत्ति का जो कब्जा है ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो उस संपत्ति का स्वामी है, जो मतलब उस संपत्ति का स्वामी के नाते उस पर हक रखता है, ठीक है। और वो क्या है कि वो एक तो उस पर हक रखता है और दूसरा व्यक्ति है कि कैसे दिलाया जाएगा। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उसे ऐसी संपत्ति पर जो है वो हक दिलाया जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है, सेक्शन 5 फिर से देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी स्थावर संपत्ति पर अपना अधिकार रखता है, मतलब स्वामित्व का अधिकार रखता है और विधिक अधिकार भी है उसे, तो उस संपत्ति को वो कैसे प्राप्त कर सकता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा उसे वो रिकवर कर सकता है। अब सेक्शन 6 की बात आती है। सेक्शन 6 बताता है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। यदि कोई व्यक्ति है जिसे स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, तो वह अथवा उसके व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसी बात में खड़ा किया जा सके उसका कब्जावाद द्वारा प्रत्युत्तरण कर सकता है। इसमें ये बात बताई गई है, कोई ऐसा, इसमें जो सेक्शन 5 था वो किसके लिए काम कर रहा था, सेक्शन 5 कर रहा था स्वामी के लिए। यहाँ पर जो है वो क्या स्वामी काम करता है, स्वामी के नाते कोई व्यक्ति रहता है उसे अलग कर दिया जाता है उस कब्जे से, तो उसे उसका कब्जा दिलाया जाता है 1908 द्वारा, सीपीसी के द्वारा। यहाँ पर बात की गई है संपत्ति के स्वामी से भिन्न, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उस संपत्ति पर रह रहा था, जैसे किराएदार ही रहते किसी संपत्ति पर, तो जो स्वामी है वो क्या करता है, स्वामी है उसको विधिक से अन्यथा कोई ऐसे तरीके से जो विधिक नहीं है, लीगल नहीं है, ठीक है, गलत तरीके से उस संपत्ति से उसको क्या कर देता है, बेदखल कर देता है। कोई व्यक्ति है जो उस संपत्ति को यूज़ कर रहा था, ठीक है, किसी भी हक से, किसी हक से, उससे हक से वो यूज़ कर रहा था। अब उस यूज़ करने वाले व्यक्ति को स्वामी क्या करता है, उसको बेदखल कर देता है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। अब जब गैर कानूनी तरीके से उसे बेदखल किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कब्जा दिलाने की बात की गई है, ठीक है। यही बात है, देखिएगा कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, ठीक है। कोई स्थावर संपत्ति है उससे क्या कर दिया, बेकब्जा कर दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो उसके द्वारा वाद यहाँ पर लाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना किसी व्यक्ति को, उसकी सम्मति के बिना, पहली बात हमें ये याद रखना है, किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा, मतलब संपत्ति एक तो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना संपत्ति से विधिक सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, तो वह अथवा उसके व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, तो वह मतलब वह व्यक्ति जिसे ऐसा बेकब्जा किया गया है या उसके अधीन, जैसे उसका एलआर भी हो सकता है जो ऐसा वाद लाने का अधिकार रखता है, तो वो व्यक्ति या अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे बात में खड़ा रहता है, मतलब यदि किसी व्यक्ति ने उसको ऐसा कब्जा दिलाया था तो वो व्यक्ति भी, देखो किसी ए ने बी को कब्जा दिलाया था, फिर बी को बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है, सी के द्वारा। तो अब सी के द्वारा बेदखल किया जाता है, तो ए ने बी को दिलाया था, तो या तो ए यहाँ पर वाद ला सकता है या फिर बी भी वाद ला सकता है या फिर बी का प्रतिनिधि भी यहाँ पर वाद ला सकता है, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युत्तरण कर सकेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे ए नामक व्यक्ति है, ठीक है, ए ने अपनी संपत्ति बी को रहने के लिए दी कि तुम यहाँ पर रहो, फिर क्या करता है कि बी की सहमति के बिना, मतलब उस व्यक्ति की सम्मति के बिना विधिक प्रक्रिया से अन्यथा ऐसे व्यक्ति को बेकब्जा कर दिया जाता है। अब बेकब्जा कर दिया गया है तो या तो बी या फिर जिसने भी उसको कब्जा दिलाया था, तो बी को यदि सी ने कब्जा दिलाया था
तो सी भी यहाँ वाद ला सकता है, बी भी ला सकता है, और बी का जो LR है वो भी यहाँ पर वाद लाने का अधिकार रखता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना, जो उस संपत्ति पर स्वामित्व का हक नहीं रखता परंतु फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से वहाँ रह रहा था, और उसकी सम्मति के बिना उसको विधि के सम्यक अनुक्रम से, मतलब विधिक तरीके से करेगा तो यहाँ पर ये धारा काम नहीं करेगी, पर विधि के अन्यथा वो क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को बेकब्जा कर देता है। तो वह व्यक्ति या उससे उत्पन्न जो कोई, वह व्यक्ति या उससे जिसको अधिकार मिलता है, तो वह व्यक्ति भी, मतलब उसके LR या उसके हक का दावा करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है, और कब्जा द्वारा कब्जे के लिए वो लोग बात ला सकते हैं। अब जो सब क्लॉज 2 है वो क्या बात करती है, इस धारा के अधीन की कोई बात बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात अथवा सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। इसमें जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि इस धारा के अधीन किसी को वाद लाना है तो वाद लाने का अधिकार 6 माह तक है। ठीक है, जिस व्यक्ति को ऐसी जगह से बेकब्जा किया गया है तो उस व्यक्ति को क्या कीजिए, 6 माह के अंतर्गत ऐसा, जिसने ऐसा जो बेकब्जा किया है उस व्यक्ति के खिलाफ 6 माह के अंतर्गत वाद लाना होगा। और दूसरी बात बताता है कि सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई बात नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये बात बताते हैं, ये जो है इसमें यही बात है कि 6 माह के अवसान के पश्चात इस धारा के अधीन की कोई बात, मतलब 6 माह के अवसान के पश्चात लागू नहीं होगी, मतलब 6 माह तक वाद लाना होगा, सरकार के विरुद्ध नहीं ला सकते। तीसरा पॉइंट बताता है, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी बाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से ना तो कोई अपील होगी, ना ही ऐसे आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही होगा। ठीक है, इसमें ये बताई गई है कि ये जो धारा है, इस धारा के अधीन जो डिक्री आदेश दिया जाता है तो उसका अपील आदेश या डिक्री से ना अपील होगी, ना उसका क्या होगा, पुनर्विलोकन होगा, पर उसका पुनरीक्षण हो सकता है। ठीक है, उसका क्या हो सकता है, पुनरीक्षण हो सकता है, अपील और पुनर्विलोकन नहीं होगा। अगली बात बताता है, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण करने से वर्जित नहीं करेगी। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या है, व्यथित है, इस धारा की कोई भी बात क्या है, इस धारा की कोई भी बात ऐसी संपत्ति का उसका हक स्थापित करने हेतु वाद लाने और उसका कब्जा प्रत्युत्थित करने के किसी व्यक्ति को वर्जित नहीं करेगी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा वाद लाना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया गया है, बेकब्जा कर दिया गया है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को विधि, अगर वह जो डिक्री वगैरह पास हुई है उससे, जो भी न्यायालय का आदेश आया उससे क्या है, व्यथित है, हक है किसी व्यक्ति का, तो 5 तहत सिविल न्यायालय जा सकता है। ठीक है, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने के लिए, किसी व्यक्ति को उसका हक स्थापित करने के लिए, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को उसका हक स्थापित करने के लिए वाद लाने और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण करने से वर्जित नहीं करती। मतलब यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को वाद लाने और कब्जे के लिए वाद लाने से मना नहीं करती है। अगर कोई व्यक्ति वाद लाना चाहता है तो वाद ला सकता है। मतलब यदि कोई व्यथित व्यक्ति है तो वो यहाँ पर वाद भी ला सकता है। इस धारा की कोई बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने के लिए, मतलब यदि कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे इस संपत्ति पर अपना हक स्थापित करना है, ठीक है, तो हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से, मतलब हक स्थापित करना है और सामने वाला मना करता है तो उसके लिए वाद लाने पड़ेगा। तो वाद लाने और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण के लिए, मतलब किसी और के पास कब्जा है तो वो कब्जा भी लेना पड़ेगा, तो उसको लाने से यहाँ पर मना नहीं करती। फिर से देखते हैं, 4th क्लॉज ये बताता है, यदि कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मेरा इस संपत्ति पर हक है तो वह वाद भी ला सकता है और कब्जे के लिए रिकवरी का वाद भी ला सकता है। फिर से देखते हैं, सेक्शन 6 जो है 5 जो है वो बात करता है कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण, यदि किसी स्थावर संपत्ति की रिकवरी करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर स्वामी करता है, जो कोई स्वामी है, स्वामी को यहाँ पर बेदखल किया जाता है। यदि कोई स्वामी है उसे कब्जे का हकदार है तो वह ऐसे स्वामी को संपत्ति दिलाई जाए। यदि कोई स्थावर संपत्ति का स्वामी है तो उसे उस स्थावर संपत्ति का कब्जा दिलाया जा सकता है 1908 के तहत, मतलब CPC के तहत। ऐसे व्यक्ति को जो स्वामी के नाते है
उस व्यक्ति को उस संपत्ति पर जो है वो अधिकार दिलाया जा सकता है, 1908 के तहत दिलाया जा सकता है। ये सेक्शन 6 बात करती है कि यदि कोई व्यक्ति है जो स्वामी नहीं है परंतु फिर भी ऐसी संपत्ति पर निवास कर रहा है, निवास करने के साथ साथ उसकी सहमति नहीं है उस स्थान से जाने की, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो, जैसे ए व्यक्ति निवास कर रहा है किसी और की प्रॉपर्टी पर, उसका यहाँ से जाने का मन नहीं है और बी की वो प्रॉपर्टी है, तो बी क्या करता है, उसको विधिक तरीके से नहीं, मतलब इलीगल तरीके से इसको हटा देता है। जब ए को इलीगल तरीके से हटा देता है तो यहाँ पर वाद लाने का अधिकार व्युत्पन्न हो जाता है और ए है बी के लिए वाद ला सकता है कब्जे के लिए कि मुझे ऐसे गलत तरीके से इस स्थान से हटाया गया है। परंतु ऐसे जो कोई वाद लाना है तो सेकंड क्लॉज कहता है कि 6 माह के अंतर्गत लाना होगा जैसे ऐसा बेदखल किया है, और सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। थर्ड क्लॉज बताता है कि इस धारा की जो बात है उसमें जो डिक्री, जो आदेश होगा न्यायालय का, उसमें अपील नहीं होगी, पुनर्विलोकन नहीं होगा, पुनरीक्षण हो सकता है। चौथा है जो पॉइंट वो ये बताता है, इस धारा की कोई भी बात व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर उसका हक अपना स्थापित करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है अपना हक स्थापित करने के लिए मुझे वाद लाना है और कब्जा चाहिए है जिसके लिए वाद लाना है, तो वाद लाने से ये धारा जो है वो उसे नहीं रोकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।